जी सर, आप अपनी स्लिप भिजवाइए, देखते हैं फिर। जी धन्यवाद। जी जी, प्लीज आप बैठिए, आप बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, प्लीज प्लीज सिट डाउन। यू आर वेरी ऑनरेबल पर्सन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। जी हाँ चौधरी साहब, स्टार्ट। धन्यवाद सभापति प्रारंभ महोदय। कीजिए। आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण 3 बिलों पे बोलने का मौका दिया। भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023। ये तीनों बिल जो हैं एक इतिहास कायम हो रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि जहां तक इंडियन पैनल कोड है वो 160 साल पुराना और एविडेंस एक्ट है वो 130 साल पुराना और सीआरपीसी जो है वो करीब 51 साल पुरानी। तो आज एक क्रिमिनल जस्टिस में बहुत बड़ा इतिहास बनने जा रहा है देश में, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, कि जिस हिसाब से इन कानूनों को नाम दिया गया है। हमें अगर देखें ध्यान से, क्योंकि कई बार बात हुई कि इनका हिंदी में इस तरह का नाम क्यों दिया गया, तो आप देखेंगे तो भारतीय न्याय संहिता, अब भारतीय न्याय संहिता के पहले जो अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाया गया था वो था इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो उसका पर्पज जो है वो पनिशमेंट का था। एम एंड ऑब्जेक्ट उस कानून का जो था वो पनिशमेंट देने का था, और अब एम एंड ऑब्जेक्ट इस कानून का जो है भारतीय न्याय संहिता वो न्याय करने का है, जस्टिस करने का है। ये जो है डिपार्चर बहुत बड़ा फर्क है। ये अपने आप में पहली बार हम देख रहे हैं देश के नागरिकों के साथ में इस तरह का कानून आता। पहले दंड संहिता होता था, ऑब्जेक्ट सिर्फ पनिशमेंट देने का था, लेकिन अब ऑब्जेक्ट और एम जो है वो उनको न्याय देने का है, तो उनके साथ अन्याय नहीं हो, तो ये ऑब्जेक्ट है। और दूसरा अगर हम देखेंगे जो हम सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के पहले से ही आप जो है उसके क्रिमिनल माना जाता है। व्यक्ति के लिए जो ट्रायल होती थी उसके लिए प्रोसीजर तो है, उसको आप क्रिमिनल मान करके ये सोच करके कि क्रिमिनल है, उसके लिए प्रोसीजर है। लेकिन अभी सभापति महोदय जो कानून आया है, अब जो बिल अभी पेश हुआ, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने जो पेश किया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जो अब ये नागरिक सुरक्षा संहिता, अब आप ये डिपार्चर आप देखें कि नागरिक सुरक्षा जो है हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, कि आपको पनिशमेंट जो है वो जो है चाहे रिफॉर्मेटिव हो चाहे कोई भी हो, वो जो है आपके लिए सुरक्षा होगी। इस कानून के सुरक्षा के तहत इसमें जो प्रावधान दिए हैं वो एक सुरक्षा दी गई है उसमें, कि आर्बिट्ररी जो है उसके साथ में अन्याय नहीं होगा। तो ये सोच करके इस ऑब्जेक्ट जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नागरिकों के लिए सुरक्षा के लिए किसी तरह से वो असुरक्षित महसूस नहीं करें, ये सोच और ब्रिटिश की सोच में, कॉलोनियल सोच में ये बहुत बड़ा फर्क है। पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। ये ह्यूमैनिटी, एक जो ह्यूमन के लिए, एक जब हम कहते हैं कि भाई के पहले जो जिस हिसाब से वो कानून बनाते थे वो सिर्फ और सिर्फ उनको अपने कंट्रोल के लिए था, उनके अपने राज्य चलाने था, कॉलोनियल रूल को मजबूत करने के लिए था। और जो साक्ष्य बिल है जो ये हर रूप में ये काम आएगा, चाहे भले सिविल के रूप में हो और चाहे क्रिमिनल केसेस के रूप में हो। तो ये तीनों कानून जो हैं पहली बार इतने समय के बाद में, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि हम अगर देखते हैं कई बार कमेटियां बैठी, कई बार हुआ, लेकिन इन कानूनों को वहां पर पूरा का पूरा पब्लिक कंसल्टेशन हुआ। माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत इसमें समय दिया और एक एक प्रावधान जो है वो इस तरह से देखे गए कि देश के नागरिकों के लिए सही तरह का कानून बने। अगर हम देखें तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो होम अफेयर्स की जो थी, उसमें उन्होंने अपनी 146वीं रिपोर्ट में इन सारे कानूनों को बहुत पहले
उन्होंने कहा कि ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है बहुत कॉलोनियल रूल का है, इसका रिव्यू होना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बाद में, उस रिपोर्ट के बाद में भी किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और उसके बाद में हम अगर देखें तो 111वीं और 128वीं रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स, उन्होंने भी इसमें साफ लिखा है कि ये कानून, इनको रिफॉर्म और रेशनलाइज, इनका रिफॉर्म भी होना जरूरी है, इनका रेशनलाइजेशन भी होना जरूरी है, इन तीनों क्रिमिनल लॉ का, और एक कॉम्प्रहेंसिव लेजिस्लेशन जो है वो लाया जाना चाहिए, ना कि पीस मिल में। जो हम देखते हैं पीस मिल में थोड़ा थोड़ा अमेंडमेंट कर देते थे, हम टच करने की कोशिश नहीं करते थे, किसी ने हिम्मत ही नहीं की। ये सोच लिया था कि लॉर्ड मैकाले ने जो 1860 में जो कानून बनाया, 1872 में जो कानून बनाया, उस कानून को हम टच नहीं कर सकते, ये किसी ने हिम्मत कभी नहीं की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपने देश के नागरिकों के लिए कानून, वो जो कानून जो था, हम देखते हैं ब्रिटिश ने कानून बनाया सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉलोनी को कंट्रोल करने के लिए। उनका ऑब्जेक्ट जो था वो सिर्फ और सिर्फ यही था। और इस कानून से, हम तीनों कानून में हम देखते हैं कि अगर कोई रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसमें रिफ्लेक्ट अगर हो रहा है तो इंडियन एथोस हो रहा है। और इन कानूनों का अगर एम, ऑब्जेक्ट और स्पिरिट हम देखें तो बिल्कुल और जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच है कि न्याय जो है नागरिकों को कैसे मिले, चाहे विक्टिम हो और चाहे अपराधी हो, चाहे जो न्याय है दोनों को न्याय कैसे मिले। ऐसा नहीं कि कोई इनोसेंट जो है उसको सजा मिले। तो अब जस्टिस सिस्टम जो है वो एक तरह से पहले पनिशमेंट का था, अब डिपार्चर आप देखिए। पहले जो अप्रोच जो थी कि पनिशमेंट कैसे दिया जाए, अब ये है कि इसको न्याय कैसे दिया जाए। और उसके बाद में कानून में ये रखा गया है कि एक रिफॉर्मेटिव, एक जुरिस्प्रूडेंस जो है, हम देखते हैं क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में एक थ्योरी होती डेटरेंट, एक थ्योरी होती रिफॉर्मेटिव। इस पे लंबी बहस जो है दुनिया भर में समय समय पे चली। लेकिन अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट के भी कई हम जजमेंट देखें तो कई जजेज जो हैं वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी में विश्वास करते थे। कई जजमेंट हुए कि रिफॉर्मेटिव होना चाहिए। डेटरेंट जो है वो एंशिएंट टाइम की बात है, वो पुराने जमाने की बात है, वो उस समय मुगल शासकों की और अंग्रेजों की बात है। तो अगर रिफॉर्मेटिव जो है हमें ये देखना है तो इसका स्पिरिट और ऑब्जेक्ट जो है इन कानूनों का रिफॉर्मेटिव है। और छोटे छोटे अपराध जैसे अगर है तो उसके लिए कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान रखा गया है। मैं ये भी बताना चाहूंगा माननीय सभापति जी महोदय कि नेशनल पॉलिसी ऑन क्रिमिनल जस्टिस जो है 2007 में रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट के अलावा 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने भी विष्णु दयाल वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में और साफ ये लिखा कि रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन जो है, अब जो है आज हमारे देश का इंडियन एथोस जो है वो रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन का है, ना कि इस तरह के पनिशमेंट में हम जो थ्योरी ऑफ डेटरेंट को जो अडॉप्ट हमें नहीं करना चाहिए। और जहां पर हो सके वहां पर कम्युनिटी सर्विस का भी प्रावधान होना चाहिए। तो इस तरह से बार बार चाहे रिपोर्ट्स हों, चाहे स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डायरेक्शन हो, टाइम टू टाइम जब लॉ में बहुत बड़ा गैप था, कोडिफाइड नहीं था, क्योंकि जो एक 1860 में जो कानून बना कॉलोनियल टाइम में, उस कानून को जो है आज के परिप्रेक्ष्य में वो जो फिट नहीं होता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने कई केसेज में अपना इंटरप्रिटेशन दे करके फिल इन द गैप का काम किया। और उसका करने के बाद में क्योंकि जजमेंट मल्टीपल जजमेंट थे, अलग अलग इंटरप्रिटेशन थे, और उसमें हम देखेंगे कि कई बार जजमेंट जो है उसको समझने के लिए एक आम जनता के लिए बहुत मुश्किल का काम था, पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए मुश्किल का काम था, क्योंकि कानून कोडिफाइड नहीं था, इंटरप्रिटेशन के बेस पे हम चल रहे थे। और उसका एग्जाम्पल जो है एक विशाखा जजमेंट जो हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइन हुई। अगर कानून पूरा होता तो वो विशाखा जजमेंट नहीं आता। और उसके बाद में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो 2013 में उसको वापस गैप भरने की कोशिश की। और उसके बाद में जहां तक विटनेस को प्रोटेक्शन की बात है, हम देखते हैं कि आज सबसे ज्यादा वल्नरेबल जो है वो है विटनेस, वो है गवाह।
क्योंकि कोई भी आदमी अपनी गवाही देने के लिए 10 बार सोचता है कि मेरा जो मुझे सुरक्षा क्या मिलेगी। तो आज इन कानूनों के द्वारा जो हमने उसके अब्सेंस में, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम जो है 2018 में उनके जजमेंट के तहत आई, तो हम देखें कि इतने पुराने कानून में जो पुराने आज के परिप्रेक्ष्य में उसको अगर हम कंपेटेबल नहीं मानते हैं, उस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बार बार और हाई कोर्ट ने कई जजमेंट्स में फिल इन द ब्लैंक का काम किया है। और हम देखें तो पुराने कानून का जो अगर ऑब्जेक्ट देखें, अभी हम देखें कि उनको तीनों को बेसिकली जो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी ये तीनों बिल लेकर आए हैं, और उसको तीनों को रिप्लेस करना और नए कानून लेके आना, क्योंकि ये ब्रिटिश रूल के एमेंडमेंट्स हैं और उनका एम जो है ओनली टू डिजाइन टू मेंटेन देयर कंट्रोल, उनका सिर्फ और सिर्फ के कंट्रोल करना है और इंडिया जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के पूरा का पूरा। अब जो है अगर आप देखेंगे, जैसा मैंने बताया, ओल्ड लॉ का फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट पे था और उसमें नागरिकों के लिए न्याय के लिए किसी तरह के प्रावधान नहीं थे। और अगर देखें तीनों के तीनों कानून जो हैं वो आज की तारीख में अलाइन नहीं करते हैं किसके साथ। नंबर 1 मॉडर्न सोशल नॉर्म्स, नंबर 2 तकनीकी, नंबर 3 जस्टिस रिक्वायरमेंट। ये तीनों चीजों को जो है ये तीनों कानून जो हैं उसमें फिट नहीं होने की वजह से, और हम देखते हैं यही कारण है कि वुमेन के अगेंस्ट में अपराध हुए, चिल्ड्रन के अगेंस्ट में अपराध हुए। इन मामलों में ये तीनों कानून, पुराने कानून इनसेंसिटिव है और वुमेन के मामले में और चिल्ड्रन के मामले में पूरी तरह से जो प्रावधान होना चाहिए था वो प्रावधान नहीं होने की वजह से आज हम देखते हैं कि उनके साथ में लंबे समय तक अन्याय हुआ है और न्याय नहीं हुआ है। और आउटडेटेड और कॉलोनियल लॉ जो है ये बेसिकली इनकी वजह से लो कन्विक्शन रेट, ये सबसे बड़ी समस्या है। हम देखते हैं कि अगर पता लगता है कि 83% जो है वो एक्विटल का है, या कहीं देखते हैं 10% कन्विक्शन रेट है। क्यों होता है? क्योंकि वो लॉ उस समय जो 1860 में बने हैं, आज के मॉडर्न सोसाइटल नॉर्म्स में, आज के तकनीकी के मामले में, आज के जस्टिस रिक्वायरमेंट के मामले में ये कानून फिट नहीं होते थे। इसीलिए जो है आम जन का एक विश्वास जो है एक क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में, एक पूरा का पूरा विश्वास जो है वो खत्म हो जा रहा है। हम कभी एक्यूज करते हैं, जुडिशरी को करते हैं या कोई इंस्टीट्यूशन को करते हैं, लेकिन हमने ये अपने आप में गिरेबान में झांक के नहीं देखा कि उसका मेन कारण जो है, अगर कानून जो है पार्लियामेंट का प्राइमरी ड्यूटी है बनाने का, तो इन चीजों को बहुत पहले देखा जाना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही ऐसा डिसीजन जिसको हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी ने लिया, ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है। और पूरे देश में एक आम जो नागरिक ये महसूस करेगा कि मुझे किसी बात की डर की जरूरत नहीं है, लेकिन जो है इन तीनों कानून का जो मेन ऑब्जेक्ट, स्पिरिट एंड ऑब्जेक्ट जो है वो जस्टिस ओरिएंटेड है और न्याय करने से संबंधित है। और जिस हिसाब से हम देखेंगे कि आप एक कम्बरसम प्रोसीजर, माननीय सभापति जी मैं बताना चाहूंगा कि किस हिसाब से एक कम्बरसम प्रोसीजर है। आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देखें, एविडेंस एक्ट देखें, एक लंबा कम्बरसम प्रोसीजर और पेपर वर्क भी उसका लगातार जो है इतना बड़ा हो जाता है कि लगातार फाइल के ऊपर फाइल और उसके बाद में डॉक्यूमेंट के ऊपर डॉक्यूमेंट। तो अब जो है उसी वजह से जो हम कहते हैं न्यायालय में डिले क्यों होता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। अगर कानून क्लियर नहीं है, कानून साफ नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो उसमें डिले होने के भी बहुत संभावना रहती है। हम देखते हैं क्रिमिनल केसेस जो हैं बड़े लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन उसका जो है उसका कल्मिनेशन नहीं होता, फाइनल स्टेज पे वो नहीं पहुंचता है। और जहां तक लीगल टेक्निकलिटीज हैं, हम देखते हैं कि हमेशा कोर्ट में देखते हैं कि एक तरफ तो लीगल टेक्निकलिटी और दूसरी तरफ जो है वो जस्टिस। अब आप इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेक्निकलिटी एंड जस्टिस, तो आज की तारीख में इन तीनों पुराने कानून के तहत में टेक्निकलिटी जो है उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होता था, न्याय एक तरफ रह जाता था, न्याय उसको नहीं मिलता था क्योंकि टेक्निकलिटी के आधार पे।
अब उस चीज को हटा के इन तीनों नए बिल में टेक्निकलिटीज के ऊपर जो है न्याय सबसे पहले आएगा और टेक्निकलिटी बाद में आएगी। तो कोर्ट जो है उनके एक कोर्ट के लिए गाइडेंस ये इन तीनों बिल के द्वारा होगा कि वो पहले न्याय करें और टेक्निकलिटी जो है उसकी सुपरमेसी जो है वो नहीं होगी। और मैं माननीय सभापति जी महोदय ये भी बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में ये तीनों कानून जो पुराना कानून है वो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसको यूटिलाइज कैसे करें, किसी तरह का प्रावधान नहीं था। जबकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है उसको यूटिलाइज चाहे एविडेंस एक्ट में हो चाहे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हो, इन पुराने कानूनों में कहीं इसको यूटिलाइज करने के सही तरह के प्रावधान नहीं थे। लेकिन अब इसमें प्रावधान नए तीनों बिलों में देने की वजह से आने वाले समय में कोर्ट में केसेस की पेंडेंसी भी घटेगी और जो हम आज कहते हैं 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, तो सबसे पहले तो एक इतना बड़ा क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है देश का, जिसमें सबसे ज्यादा केसेस हम कह सकते हैं कि इसमें पेंडिंग है, इन तीनों कानूनों से कि हमने कई बार देखा सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की, वकीलों ने कोशिश की, बार एसोसिएशन ने कोशिश की, सरकार ने की, पार्लियामेंट ने की, लेकिन पेंडेंसी जो हमेशा रही है। मैं आपको सभापति महोदय जी मैं बताना चाहूंगा क्योंकि मैं भी इस फील्ड से हूं, लेकिन तीनों कानूनों को पढ़ने के बाद, जो तीनों बिलों को देखने के बाद हम ये देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में सबसे बड़ा फायदा जो है वो एक तो डिले जो है वो नहीं होगा, दूसरा जो एरियर्स है वो खत्म होंगे, और उसके बाद में जो अभी सबसे बड़ी जो एक हिंड्रेंस थी पुराने कानूनों का कि एक एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन, हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन के मामले में बड़ा लंबा समय लग जाता था क्योंकि तकनीकी का उपयोग जो है वो उसमें नहीं हो पाता था। और आज जो कई इश्यूज हैं मॉडर्न इश्यूज, अब आज की तारीख में पुराने कानून और नए कानूनों को देखें, तीनों बिल को देखें और पुराने तीनों कानूनों को हम देखें तो साइबर क्राइम को एड्रेस करने के लिए सही तरह के प्रावधान नहीं थे। हम कभी कोई कानून काम में लेते, कभी कोई काम में लेते, लेकिन कोडिफाइड एक जगह हमें यह नहीं मिल रहा था। और जो जिस हिसाब से टेररिज्म का एक्सपेंशन हुआ है उसको भी सही तरीके से उसमें डील नहीं किया जा रहा था, और जिस हिसाब से ऑर्गेनाइज क्राइम जैसे मॉब लिंचिंग है, ये पहले ये नहीं था, लेकिन 1860 का कानून अब उसको डील करने के लिए अलग अलग जगह से देख करके करें, तो ये सारा का सारा तीनों बिलों में ये प्रावधान किया है। और मैं धन्यवाद दूंगा सभापति महोदय कि जिस हिसाब से मोदी गवर्नमेंट ने 2014 से कि पुराने कानून, वो कानून जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हमें हर्डल क्रिएट करते थे, वो कानून जिसकी वजह से देश आगे नहीं बढ़ रहा था, जिस स्पीड से बढ़ना था वो नहीं बढ़ रहा था, इस तरह के करीब 1500 कानून 2022 तक उन कानूनों को रिपील किया, और उसके साथ साथ करीब 32,000 जो है कंप्लायंसेस थे इन कानूनों में, जगह जगह पालना करनी पड़ती थी, कोई बिजनेस लगाने के लिए नहीं तैयार था। तो जिस हिसाब से उन क्राइम के मामले में इतने कानून थे कि उन कानूनों को जो रिपील कर करके बहुत बड़ा काम किया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी बहुत बड़ा काम हुआ। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जिस हिसाब के सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी बहुत ही आगे बढ़ा है इस मामले में। और मैं कह सकता हूं कि पूरा का पूरा इन तीनों बिलों से जो तीनों नए कानून आ रहे हैं, एंटायर लीगल प्रोसेस जी अब एंटायर लीगल प्रोसेस से एफआईआर रजिस्ट्रेशन से लगा करके जजमेंट तक पूरा का पूरा डिजिटाइज करना। सभापति महोदय, सिर्फ इसी बात से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा एरियर को रिड्यूस करने का, बहुत बड़ा पड़ेगा क्विक जस्टिस के लिए। जो पेंडेंसी है वो जो है वो खत्म होगी। और जिस हिसाब से हम देखते हैं वुमेन के मामले में ए हार्मिंग वुमेन मेंटल हेल्थ, इसके लिए कोई पहले पनिशमेंट नहीं था, तो इसको भी एक क्रूरल्टी माना है अब नए कानूनों में। और सबसे ट्रांसपेरेंसी का काम जो मैं बताना चाहूंगा आपको कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो पूरा का पूरा वीडियोग्राफी के सेक्सुअल क्राइम विक्टिम के लिए ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, उसको विक्टिम का प्रोटेक्शन के लिए
एक वीडियोग्राफी का पूरा प्रोविजन देना और नई टेक्नोलॉजी को काम लेकर करके ये साथ में जोड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा सभापति जी महोदय कि परिभाषा जो डॉक्यूमेंट की थी, पहले डॉक्यूमेंट की जी थी वो बहुत लिमिटेड थी। कई चीजें जो हैं उसमें डॉक्यूमेंट में नहीं आती थी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स, ईमेल, सर्वर लोगो, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, वेबसाइट और लोकेशनल एविडेंस, मेल, मैसेजेस ऑन डिवाइसेस, इन सारों को जो है अब प्राइमरी एविडेंस के रूप में कोर्ट यूज कर सकता है और सारे के सारे एंटायर प्रोसेस को डिजिटाइज करना, FIR, केस डायरी, चार्जशीट, चर्चा कल तक चलेगी प्लीज, जजमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एंटायर ट्रायल को, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सभापति महोदय मैं ये भी बताना चाहूंगा, जैसे पुराने कानून में समन इश्यू करते थे, समन जो है डाक से जाते थे, उसमें प्रावधान वही था, लेकिन उसमें इतनी डिले होती थी कि 4-4, 5-5 साल समन सर्व नहीं होते थे। लेकिन आज जो है इलेक्ट्रॉनिकली समन सर्व हो सकते हैं, उससे जो है और भी जो है उसमें किसी तरह की पेंडेंसी नहीं होगी और डिले कभी नहीं होगा। और 0 FIR, EFIR आप कहीं भी फाइल कर सकते हैं। जी। जरूरत नहीं है कि आप उस क्षेत्र में करें जहां क्राइम कमिट हुआ, कहीं भी कर सकते हैं, तो उसको जो है उसको भी साथ लिया जाएगा। और जहां तक मेडिकल एग्जामिनेशन, पहले मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ सब इंस्पेक्टर कह सकता, अब कोई पुलिस ऑफिसर कह सकता। तो इन चीजों को लचीला बनाना और जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच होनी और डिले नहीं होना, ये कानूनों का स्पिरिट ऑब्जेक्ट है। और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर 7 साल से ऊपर की सजा है, ये बहुत बड़ा प्रावधान किया गया, तो वहां पर एक्सपर्ट जो है वो विजिट करेगा, साइट पे विजिट करेगा, क्राइम सीन पे विजिट करेगा और रिकॉर्ड करेगा अपने मोबाइल से सारा प्रोसेस। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एविडेंस के लिए फिंगर इंप्रेशन के साथ साथ अब वॉइस सैंपल को भी उसमें साथ मैं समाप्त कर रहा हूं बस 1-2 मिनट में। और जहां तक टाइमलाइन का जो रिडक्शन जो है, बैकलॉग जो है, अब टाइमलाइन जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए जो है उसको 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, जजमेंट जो है 30 दिन के अंदर देना पड़ेगा, और एग्जम्पशन जो है कंप्लीशन ऑफ जजमेंट 45 डेज जो है एक्सटेंडेबल मैक्सिमम, और चार्जेस जो फ्रेम करने के लिए 60 दिन के अंदर अंदर जो है ये सारा करना पड़ेगा। और जहां तक पनिशमेंट की बात है, पनिशमेंट एक तरफ तो पहले पनिशमेंट है, अब लेकिन छोटे छोटे क्राइम जो है उनके लिए पनिशमेंट के लिए उसके पनिशमेंट देने की बजाय जेल जाने भेजने की बजाय कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान रखा गया। और उसमें कैसे अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, छोटे से ऑप्शन, छोटे से कोई छोटा चोरी का मामला हो, डिफामेशन के मामले हो, इसमें सिर्फ कम्युनिटी सर्विसेज के लिए। और मॉब लिंचिंग का पहले पनिशमेंट नहीं था, अब उसको इंक्लूड किया है। और चार्जशीट पुलिस के द्वारा जो 90 दिन के अंदर अंदर फाइल करनी पड़ेगी, और कोर्ट परमिशन 90 दिन एक्स्ट्रा दे सकता है। बस कर रहा हूं सर। और सबसे ज्यादा जो फोकस है वो ऑर्गेनाइज क्राइम पे है, किडनैप बिल पे है, रॉबरी पे पहलू पर बोलना जरूरी नहीं होता है। तो बस एक तो डॉक्यूमेंट जो है, चाहे भारतीय साक्ष्य बिल में हो, चाहे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हो, डॉक्यूमेंट जो है उनको सारों को लिया है। और एविडेंस जो है, अब एविडेंस जो पहले जो एविडेंस थी उसको बिल्कुल चेंज करके इंफॉर्मेशन गिवन इलेक्ट्रॉनिकली उसको भी शामिल किया है। अपीयरेंसेज ऑफ विटनेस, एक्यूज, एक्सपर्ट एंड विक्टिम थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से भी धन्यवाद चौधरी साहब सकते हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से अब हो गया सर। और एडमिसिबिलिटी एविडेंस की जो है, पहले इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को एडमिसिबल एविडेंस में नहीं था, ये होने से और भी ट्रायल फास्ट हो गया, बोल दिया है, सब चीज जोड़ दी गई एविडेंस में। तो मैं अब सारा समाप्त हो गया। लास्ट में एक फियर जो है वो आम जन में था कि ये एक्ट, तीनों बिल जब पास हो जाएंगे, क्या ये रिट्रोस्पेक्टिव लागू होंगे? सभापति महोदय, मैं बहुत बात क्लियर कर दूं, एक संशय फैला हुआ है पूरी जगह, कई मीडिया भी पूछते हैं, आम जन भी पूछते हैं, कोर्ट में एडवोकेट्स वगैरह भी, सारा जो है एक बात का है। लेकिन इस बात के लिए मैं क्लियर कर दूं आपके माध्यम से कि ये जो तीनों बिल आने के बाद उसमें किसी तरह की कोई पेंडेंसी है, किसी तरह की एप्लीकेशन और किसी तरह की प्रोसीडिंग पेंडिंग है, तो इसमें जो धारा जो है, इसमें चाहे जो नागरिक सुरक्षा संहिता है
उसमें धारा 521 श्री दिलीप सैकिया जी। और साक्ष्य बिल में धारा 170 है। उसके तहत में जितने भी एविडेंस, जितना भी जो पेंडिंग प्रोसीडिंग है, उस पे ये कानून लागू नहीं होंगे और आने वाले जो किसी तरह की दूसरी एक्टिविटी है उस पे लागू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे परमिशन दी। प्रत्येक आप अपना विषय रख दीजिए, संक्षेप में रखने की कोशिश कीजिए प्लीज। अध्यक्ष जी, मैं प्लीज बैठिए, बैठिए सर। हाँ, जो 3 बिल बैठिए, जी 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 बैठिए। भारतीय आचार संहिता, न्याय संहिता, जो तीनों बिल यहाँ पर माननीय गृह मंत्री जी ने पेश किया है,